कई सदियों पुराने और विशाल एक महल के मालिक थे एक रहस्यमयी धनी व्यक्ति। उनका नाम अशरफ था। धन दौलत, समृद्धि और शान शौकत से उनका जीवन भरा हुआ था। फिर भी एक भयानक अभिशाप जैसे उनका पीछा कर रहा था। अशरफ ने कई बार शादी की, लेकिन हर बार शादी के लगभग 1 महीने बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो जाती थी। इस रहस्य को कोई नहीं भेद पाया, इसलिए शहर के लोगों ने उन्हें एक भयानक अभिशाप का वाहक मान लिया था। शहर का कोई भी परिवार अब अपनी लड़कियों को उस दुर्भाग्यपूर्ण अंजाम के सामने धकेलने को तैयार नहीं था, जो शहर की बाकी लड़कियों का हुआ था। उनकी अपार धन संपत्ति और रुतबा किसी काम नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों में ये बात फैली हुई थी कि वो जिस भी लड़की से शादी करते हैं उस पर एक भयंकर अभिशाप आ जाता है और वो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती है। जब अशरफ ने महसूस किया कि शहरवासी अपनी लड़कियों की शादी उनसे नहीं करना चाहते, तो वो एक दूर की बस्ती में गए जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। खोजबीन करते हुए उन्हें एक लड़की का पता चला जिसका नाम अमीना था। वो लड़की अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। वे जैसे तैसे गुजारा करते थे और खाने का इंतजाम करते थे। जब वो उसके पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए तो उन्होंने उन्हें 40 भेड़े महर दहेज के तौर पर देने का वादा किया। ये भारी महर सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और अशरफ से कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, तुम उससे अल्लाह का भय रखना। अशरफ ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह, ईश्वर ने चाहा तो अमीना मुझसे केवल अच्छा ही देखेगी। इसके बाद उनकी शादी हो गई और इस मौके पर 3 दिनों तक जश्न चला। लगभग 2 महीने बाद अमीना बीमार पड़ गईं। उनका शरीर कमजोर हो गया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। बस्ती के लोगों ने ये खबर सुनकर बहुत शोक व्यक्त किया और फूट फूट कर रोए, क्योंकि अमीना उनकी सबसे अच्छी लड़कियों में से एक थी और वो अभी भी बहुत कम उम्र की थी। अमीना की एक और बहन थी जिसका नाम फातिमा था। जब अशरफ ने बस्ती के लोगों से फातिमा के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वो अपनी बहन से सुंदरता में थोड़ी कम है, लेकिन वो स्वभाव से शांत और आज्ञाकारी है। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए। वो उसके पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन उसके पिता और भाइयों ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि फातिमा उनकी इकलौती बेटी थी और वे डर रहे थे कि कहीं उसकी बहन अमीना की तरह उसका भी कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि उसकी बहन पूरी तरह स्वस्थ थी और वे नहीं जानते थे कि अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई। लेकिन फातिमा ने उस धनी व्यक्ति से शादी करने की इच्छा निश्चित कर ली और अपने पिता से कहा, शायद मैं अपनी बहन से ज्यादा भाग्यशाली होंगी और शायद ऐसा मौका फिर ना मिले। मेरा अधिकतम सपना तो एक चरवाहे या दिहाड़ी मजदूर से शादी करने का था, जिसके साथ मेरे जीवन में केवल भूख और गरीबी ही रहती। तब उसके पिता को राजी होना पड़ा, खासकर जब अशरफ ने उन्हें अमीना के लिए दिए गए महर का 2 गुना देने का प्रस्ताव दिया। शादी के बाद वो आदमी अपनी नई पत्नी को महल में ले गए। महल की शानो शौकत देखकर फातिमा हैरान रह गई, क्योंकि वो विशाल था, नौकरानियों और खादिमों से भरा हुआ था और उसमें बहुत सारे कमरे थे जो कीमती उपहारों और दुर्लभ कलाकृतियों से भरे थे। फिर वो उसे बगीचे में ले गए जहाँ फलों के पेड़ भरे थे। उसे देखकर भी वो अचंभित हुई। जब वे महल में प्रवेश करने वाले थे, तभी फातिमा ने बगीचे के एक कोने में लताओं से ढका हुआ एक छोटा लकड़ी का घर देखा। उसके पति ने उससे कहा, मैं तुम्हें इस छोटे घर के पास जाने से मना करता हूँ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसने उससे इसकी कहानी बताने की जिद की, लेकिन उन्होंने इतनी रूखेपन से जवाब दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस बात को भूल जाओ, क्या तुम समझी? लड़की ने कहा, सुना और मान लिया। वो उसके गुस्से का कारण नहीं समझ पाई। जब वो मुड़कर महल की ओर जा रही थी तो उसे लगा जैसे छोटे घर की खिड़की से कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। दिन बीतने लगे। फातिमा आलीशान जीवन जीने लगी और उन्हें अपने पति से खूब ध्यान और प्यार मिला। उनके पति उनकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित हो गए, खासकर जब उन्होंने देखा कि वो उनका कोई आदेश नहीं टालती हैं। जब पहले 6 महीने बीत गए तो पड़ोसी हैरान रह गए, क्योंकि लड़की अभी भी बिल्कुल ठीक थी और उस पर वो अजीब बीमारी नहीं आई थी जो इससे पहले इस महल में आई लड़कियों में दिखाई देती थी। उन्होंने सोचा कि अभिशाप शायद खत्म हो गया है, लेकिन उनमें से कोई भी उस छोटे घर की कहानी नहीं जानता था। महल हालांकि शानदार था, लेकिन वो बहुत पुराना था, जिसे उनके पूर्वजों ने इस जगह के आबाद होने से पहले ही बनवाया था। एक दिन अशरफ ने अपनी पत्नी को बताया कि वो व्यापार के लिए यात्रा पर जा रहे हैं और 1 महीने से पहले नहीं लौटेंगे। जब उनके जाने का समय हुआ तो उन्होंने अपने कपड़े पहने और अपना सामान लिया। उनकी पत्नी फातिमा उन्हें विदा करने के लिए महल के फाटक तक गईं। जाने से पहले उन्होंने उसे चाबियों का एक गुच्छा दिया और कहा, ये महल की चाबियां हैं। यहाँ 20 कमरे हैं, जिनमें से कुछ काफी समय से नहीं खुले हैं। मेरी अनुपस्थिति में तुम उन्हें खोल सकती हो
और उनके अंदर की कलाकृतियां और कीमती चीजें देखकर समय बिता सकती हो। फिर उसे विदा करके वो चले गए। अशरफ के चले जाने के कुछ घंटों बाद ही फातिमा को ऊब महसूस हुई और वो महल के चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने एक एक करके कमरे खोलना शुरू किया। वो कमरों में रखे फर्नीचर और अकल्पनीय विलासिता को देखकर मुग्ध हो गईं। गलियारों में अशरफ के पूर्वजों की तस्वीरें दीवारों पर लटकी थीं, लेकिन एक बात ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि उनके पति के पूर्वजों में से कोई भी उन तस्वीरों में अपनी पत्नियों के साथ नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा, शायद ये महज एक संयोग है। लेकिन उन्होंने एक और अजीब बात पर गौर किया। उन्होंने देखा कि महल की सभी नौकरानियां वृद्धा थीं और उनके अलावा और कोई युवती लड़की महल में नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर खुद से कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है? हर किसी को अपने घर में जो चाहे वो करने का अधिकार है। जब महल में उनका घूमना खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि एक चाबी अभी भी इस्तेमाल नहीं हुई है। वो समझ गईं कि वो उस छोटे घर की चाबी थी जो उन्होंने बागीचे में देखा था। रात को फातिमा सोने गईं, लेकिन उन्हें बेचैनी महसूस हुई। वो बालकनी पर बैठी और अपने चेहरे पर बहती ठंडी हवा का मजा लेने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि छोटे घर की खिड़की से रोशनी निकल रही है। हालांकि वो बंद था और चाबी उन्हीं के पास थी। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ और उनकी जिज्ञासा तेज हो गई। वो देखने गई कि वहाँ क्या है। फिर वो अंधेरे में छिप गई और उनके साथ उनकी धूसर रंग की बिल्ली थी। जब वो छोटे घर के करीब पहुंची तो बिल्ली जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी, जैसे किसी चीज ने उसे डरा दिया हो। लेकिन फातिमा ने हिम्मत करके छोटे घर की खिड़की से झांका। उन्होंने देखा कि एक महिला एक चूल्हे के सामने बैठी है, लेकिन उन्हें उसकी पीठ और लंबे काले बालों की चोटी के अलावा और कुछ नहीं दिखा। उन्हें ये बात अजीब लगी और उन्होंने सोचा, ये महिला कौन है और वो वहाँ कैसे घुस गई? वो डर गईं और दौड़कर महल में लौट आईं। बिल्ली भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। फातिमा अपने कमरे में घुसने के बाद थोड़ी शांत हुई और बिल्ली भी बिस्तर पर लेट गई। उसका शांत भाव लौट आया। कुछ देर बाद लड़की ने अपने कमरे से छोटे घर की ओर देखा, लेकिन वहाँ केवल अंधेरा ही छाया हुआ था। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मुझे जरूर जानना होगा कि इस छोटे घर में कैद महिला कौन है और अशरफ ने मुझे छोटे घर के पास जाने से क्यों मना किया था। सुबह उन्होंने नौकरानियों से इस बारे में पूछा। उन्होंने उन्हें बताया कि छोटा घर बहुत समय से बंद है और अंदर कोई नहीं है। लड़की ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और खुद से कहा, जरूर उनके पास दूसरी चाबियां हैं ताकि वे उस कैद महिला को खाना और पानी दे सकें। पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन अशरफ अपनी यात्रा से नहीं लौटे। फातिमा छोटे घर और नौकरानियों ने उसके अंदर जो रहस्य छिपा रखा था उसे लेकर चिंतित रहने लगीं। उन्हें अपनी बहन अमीना की याद आई, जो शादी के महज 2 महीने बाद ही मर गई थी। उन्होंने खुद से कहा, मेरी बहन को क्या हुआ था? अब मुझे यकीन है कि इस अजीब जगह पर उसके साथ कुछ हुआ था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने महल से बाहर निकलने का फैसला किया ताकि शायद कोई उन्हें छोटे घर की कहानी बता सके। वो नौकरानियों की नजर से बचकर निकली और बिना किसी को बताए बाहर चली गईं। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी गधे पर सवार होकर महल के सामने से गुजर रहा है। उन्होंने उसे सलाम किया और पूछा कि क्या वो इस इलाके का रहने वाला है। उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा जन्म इसी इलाके में हुआ था, जब यहाँ केवल कुछ बिखरे हुए घर थे। लड़की ने ढोंग किया कि वो इस इलाके के लिए नई है और काम ढूंढ रही है। फिर उन्होंने उससे कहा, क्या आप उस विशाल महल के मालिक को जानते हैं? शायद मुझे वहाँ कोई काम मिल जाए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर डर दिखाई दिया और उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ऐसा मत करना। कोई भी युवती लड़की वहाँ दाखिल हुई है, वो मृत हालत में ही बाहर निकली है और लोग कहते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है कि महल का पुराना मालिक, जिसकी बहुत पहले मौत हो गई थी, वो कभी कभी रात में प्रकट होता है और सोती हुई युवती को ढूंढकर उसे खत्म कर देता है। जब बूढ़ा आदमी चला गया तो फातिमा महल में लौट आईं, लेकिन उन्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। वो खुद से कहने लगी, ये बूढ़ा आदमी क्या कह रहा था? मैं तो 6 महीने से ज्यादा समय से इस महल में हूँ और उसने जो कहा उसका कुछ भी नहीं देखा। रात में फातिमा ने आदत के मुताबिक बालकनी से बगीचे की ओर देखा। अचानक उन्होंने अपनी बहन अमीना की एक परछाई को तेजी से जाते हुए देखा। वो अपने कमरे से नीचे उतरी और उसके पीछे पीछे दौड़ी, जब तक कि वो छोटे घर के सामने नहीं पहुंच गईं। तब वो परछाई गायब हो गई, जैसे उसकी हताश बहन उसे कुछ दिखाना चाहती थी। फातिमा ने जोर से छोटे घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने पास रखी चाबी ताले में डाली और दरवाजा खुल गया। जब उन्होंने अंदर झांका तो छत से लटकते मकड़ी के जालों और फर्श और दीवारों पर जमी धूल के अलावा और कुछ नहीं देखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें लंबे बालों वाली महिला या जलती हुई चूल्हा भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, यह साफ है कि इस जगह में बहुत समय से कोई नहीं घुसा है।
छोटे घर को खोलने के बाद और अपने पति के चेतावनी देने के बावजूद उनके आदेश की अवहेलना करने के बाद लड़की समझ नहीं पाई कि वो क्या करे। उन्होंने फिर से दरवाजा बंद किया और सोने के लिए अपने कमरे में लौट गईं। लेकिन संदेह उन्हें घेरने लगा, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर डर भी दिखाई दिया। आखिरकार उन्होंने एक नौकरानी को बुलाया और रात उसके साथ बिताने को कहा, क्योंकि उन्होंने उसे बताया कि क्या हुआ था। नौकरानी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने उनके साथ रहने से मना कर दिया और बोली, मुझे जाना होगा। लगा जैसे नौकरानी जानती थी कि कुछ होने वाला है। फातिमा के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और खिड़कियां कसकर बंद कर दीं। फिर उन्होंने अपनी बिल्ली को गले लगाया और बिस्तर पर सिमट गईं। रात के पहले कुछ घंटे शांति से बीते, जब तक कि वो सोने नहीं लगीं। अचानक उन्हें अपने कमरे में धुएं की गंध आई। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि एक भयानक महिला उनके सामने खड़ी है, जिसका आधा चेहरा आग से झुलसा हुआ है। फातिमा हिल या चिल्ला नहीं पाई, लेकिन महिला अपनी जगह खड़ी रही और भयानक नजरों से उन्हें देखती रही। फिर उनके सामने से गायब हो गईं। भयानक डर के मारे फातिमा बेहोश हो गईं। सुबह जब नौकरानी आई तो उसने उन्हें बिस्तर पर सोते हुए पाया, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया था। नौकरानी ने कहा, क्या वो अजीब महिला कल रात तुम्हारे पास आई थी? फातिमा ने सिर हिलाया। तब नौकरानी ने कहा, खुदा की कसम, मेरे मालिक ने तुम्हें उस छोटे घर के पास जाने से मना किया था, लेकिन तुमने नहीं सुना और उस महिला ने तुम्हारे साथ चालाकी करके उसे छोटे घर से फिर से बाहर निकलवा दिया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि महिला ने तुम्हारे शरीर को नहीं छुआ। इसका मतलब है कि तुम बच जाओगी, लेकिन वो महिला शायद फिर से लौट सकती है। तुमसे पहले मेरे मालिक ने 5 लड़कियों से शादी की थी और वे सब मर गईं क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी थी। फातिमा नौकरानी की बातें सुन रही थी, लेकिन उनकी एकमात्र चिंता थी कि वो उस अजीब महिला से कैसे बचेंगी। वो अपने पिता के घर लौट गईं। महल से दूर होने के बावजूद वो रात को महिला को घर के बाहर खड़ा होकर अजीब नजरों से उन्हें देखते देखती थी। जब अशरफ अपनी यात्रा से लौटे और अपनी पत्नी के लिए बहुत उत्सुक थे, तो नौकरानियों ने उन्हें बताया कि वो महल छोड़कर अपने पिता के घर लौट गई हैं। जब उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने अपने दुर्भाग्य को कोसा और मन ही मन कहा, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। इसके बाद वो उसके पिता के घर की तरफ गए। वो बहुत चिंतित थे। जब वो पहुंचे तो फातिमा दौड़कर आईं और उन्हें गले लगा लिया और रोने लगीं। अशरफ उन्हें स्वस्थ देखकर खुश हुए और वो समझ नहीं पाए कि वो मौत से कैसे बची। उन्होंने उनसे कहा, समय आ गया है, मैं तुम्हें छोटे घर के भूत की कहानी बताऊंगा। फिर अशरफ ने कहा, लगभग 100 साल पहले मेरे दादा शेख इब्राहिम इस जगह पर आए थे, जब यहाँ कोई नहीं रहता था, शहर और बाजार की भीड़ से दूर। उन्हें यहाँ की हवा अच्छी लगी और प्रकृति उन्हें पसंद आई। उन्होंने वो महल बनवाया और अपनी पत्नी आयशा और कुछ नौकरानियों के साथ यहाँ रहने लगे। समय बीतता गया और वे खुशी और शांति से रहे। जब मेरे दादा शेख इब्राहिम एक बार विदेश से लौट रहे थे तो उन्होंने एक गुलाम व्यापारी को देखा और उसके पास मौजूद एक लड़की उन्हें पसंद आई। लड़की सुंदर और कम उम्र की थी और उसने उनका मन मोह लिया। एक दिन मेरे दादा शेख इब्राहिम ने उससे शादी करने का फैसला किया। आयशा इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और सौतम के साथ एक छत के नीचे रहने से मना कर दिया। इसलिए मेरे दादा शेख इब्राहिम ने बगीचे में वो छोटा घर बनवा दिया जिसे तुमने देखा था। वो अकेले वहीं रहीं। उन्होंने अपने जीवन में सब्र किया और उनकी गालों पर आंसू थे। और दासी उसे अपने पति से और महल से पूरी तरह दूर करने के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगी। उसने उसकी अलमारी में जादू टोने का सामान रख दिया और मेरे दादा शेख इब्राहिम के सामने ढोंग किया कि उनकी पत्नी उन्हें जादू करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे दादा शेख इब्राहिम ने खुद जाकर दासी की शिकायत की सच्चाई जानने का फैसला किया। जब मेरे दादा शेख इब्राहिम छोटे घर में घुसे तो उन्होंने उसकी अलमारी खाली की और उसके कपड़ों के बीच जादू टोने का सामान पाया। उन्होंने अपनी पत्नी आयशा को छोटे घर से निकाल दिया और पूरी अलमारी में आग लगा दी। लेकिन आयशा अपने कपड़े और गहने निकालने के लिए दौड़कर अलमारी के अंदर गईं। आग उनके शरीर में लग गई और उनकी भयानक मौत हो गई। उनके पति उनके लिए रोए और उन्हें छोटे घर के अंदर ही दफना दिया। और दासी ज्यादा दिन अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाई क्योंकि आयशा परलोक से लौट आई और अपने नाखूनों से उसे घायल कर दिया, जिससे उसका चेहरा ऐसा विकृत हो गया जैसे आग से झुलस गया हो। और मरने से पहले उसने मेरे दादा शेख इब्राहिम के सामने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी आयशा के साथ क्या किया था। मेरे दादा शेख इब्राहिम को उसके प्रति अपनी चरम पछतावा महसूस हुआ और वे छोटे घर में लंबे समय तक बैठे रहते थे, जैसे वे उनसे बात कर रहे हों। जब उनकी मौत हुई तो उनके बच्चों ने उन्हें महल के पास ही एक जगह दफना दिया। उस दिन से आयशा छोटे घर से बाहर निकलने की आदी हो गईं और उस महल में उनके बेटों ने शादी की किसी भी युवती लड़की से बदला लेना शुरू कर दिया। और जब भी उनके बेटे छोटे घर को तोड़ने की कोशिश करते थे, वे रात को उन्हें शांति से सोने नहीं देती थीं।
आखिरकार वे एक धार्मिक व्यक्ति को लाए जिन्होंने छोटे घर को बंद कर दिया और सलाह दी कि दरवाजा ना खोला जाए, अन्यथा वह फिर से बदला लेने के लिए बाहर आ जाएगी। आयशा छोटे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी जब तक कि कोई उनके लिए दरवाजा ना खोल दे। फातिमा ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने अशरफ से कहा, हमें कुछ करना होगा ताकि तुम्हारी दादी अपनी कब्र में शांति पाएं। अशरफ ने पूछा, हमें क्या करना होगा? फातिमा ने कहा, अगर तुम्हारे दादा और तुम्हारी दादी आयशा अपने जीवन में उस दासी की वजह से अलग हुए थे तो हमें उन्हें उनकी मौत के बाद एकजुट करना चाहिए। अशरफ ने कहा, वह कैसे संभव है? फातिमा ने जवाब दिया, हमें छोटे घर की मरम्मत करनी चाहिए और उसे सजाना चाहिए। फिर तुम्हारी दादी आयशा के अवशेषों को निकालकर तुम्हारे दादा की कब्र के पास रखना चाहिए। अशरफ ने कहा, कोशिश करके देखते हैं। फिर वे श्रमिकों को लाए। उन्होंने छोटे घर की धूल साफ की, फिर उसकी मरम्मत की और उसे सजाया। उन्होंने उसमें नया फर्नीचर रखा। फिर उन्होंने आयशा के अवशेषों को छोटे घर से निकाला और उन्हें लेकर अपने पति की कब्र के पास गए और उन्हें उनके साथ दफना दिया। फिर अशरफ और फातिमा उनकी कब्रों पर खड़े होकर उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की कामना की और उनके लिए फातिहा पढ़ी। जब वे महल में लौटे तो फातिमा अपने पति के साथ बालकनी पर खड़ी थीं और उन्होंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी अब खुश हैं। अशरफ ने कहा, हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है प्रिय। फातिमा खुशी से हंसी और अपने पति से कहा, अगर तुमने किसी और लड़की से शादी की तो तुम्हारा बुरा होगा। मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुम्हारी दादी आयशा ने उस दासी के साथ किया था। अशरफ उनकी बात पर हंसे और उन्हें गले लगा लिया। उस पल से महल में शांति और खामोशी छा गई और आयशा को फिर कभी नहीं देखा गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी अल्लाह की हिफाजत में रहें और रसूल पर दरूद और सलाम भेजना ना भूलें।